अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नुमान मुश्ताक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल प्रो रियलिटी टीवी। दोस्तों, ये बात है उस वक्त की जब दुबई एक रेगिस्तान था और यहाँ गर्म और तपती रेत के सिवा कुछ न था। 1835 में कबीला बनी आस के लोग आज जहाँ दुबई है वहाँ पर आकर रहने लगे और यूँ दुबई की शुरुआत हुई। उस वक्त दुबई अबू धाबी के कंट्रोल में था और ये मच्छरों का एक गांव कहलाता था। 1894 में कुछ ताजर आकर दुबई में बसना शुरू हो गए क्योंकि यहाँ पर ताजरों पर टैक्स बहुत मामूली था, लेकिन अभी भी दुबई में मछलियाँ पकड़ने के अलावा कोई ख़ास काम ना होता था। 1912 में दुबई की हुक्मरानी शेख सईद बिन मखदूम के पास आ गई और शेख सईद बिन मखदूम को ही दुबई का फाउंडर समझा जाता है। उस वक्त दुबई में पर्ल इंडस्ट्री यानी मोती ढूंढने का काम अरूज पर था। दुबई की इकोनॉमी इस काम से आगे तो बढ़ रही थी, मगर अभी भी दुबई एक गांव ही कहलाता था। ये 1958 की बात है जब दुबई के हुक्मरान शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम बन गए। उन्होंने दुबई को एक गांव से एक शहर बना डाला। शेख राशिद बिन सईद अल मखदूम ने दुबई क्रीक को गहरा करना शुरू कर दिया क्योंकि वो जानते थे कि ये जगह बहुत छोटी है, बड़े और मॉडर्न बहरी जहाज यहाँ आकर रुक नहीं सकते। उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर बहुत ज़्यादा पैसा लगा दिया, इतना पैसा कि ये दुबई की सालाना आमदनी से भी ज़्यादा था। इस प्रोजेक्ट के लिए शेख राशिद ने कर्जा भी ले लिया जो कि बहुत बड़ा रिस्क था, मगर शेख राशिद ये जानते थे कि इस प्रोजेक्ट से दुबई की किस्मत बदल सकती है। ये प्लान कामयाब हुआ और हुआ यूं कि अब दुबई में बड़े साइज़ के बहरी जहाज़ भी आकर रुकने लगे। तिजारती सामान के साथ साथ लोग भी यहाँ का रुख करने लगे, जिससे लोकल बिजनेस बढ़ा और दुबई तरक्की करने लग गया। शेख राशिद अक्सर यूरोप और इंग्लैंड जाया करते थे और वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर से काफ़ी हद तक मुतासिर भी थे। वो लंदन की सड़कों और अंडरग्राउंड ट्रेन सिस्टम से बहुत ज़्यादा मुतासिर थे और उनके दिल में भी ये ख्याल था कि कभी दुबई भी लंदन की तरह एक मॉडल सिटी बन जाए। इसीलिए शेख राशिद ने 1959 में दुबई में एक मॉडर्न एयरपोर्ट बनवा दिया और उन्होंने बिजली और टेलीफोन लाइंस लगवाना शुरू कर दिए और दुबई को एक मॉडल सिटी बनाने लगे। दूसरी तरफ लोगों का ख्याल ये था कि शेख राशिद पैसा ज़ाया कर रहे हैं और दुबई कभी तरक्की नहीं कर सकता और ये मॉडल सिटी नहीं बनेगा। कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 1966 में दुबई से तेल निकल आया, मगर ये तेल इतनी मिकदार में नहीं था कि दुबई इस पर डिपेंडेंट रह सके। शेख राशिद ने इस बात को सीरियस लिया और इस तेल की आमदनी से दूसरे प्रोजेक्ट्स शुरू कर दिए। उन्होंने भारत से बड़े बड़े इंजीनियर्स और आर्किटेक्चर्स को बुलवाया और दुबई को मज़ीद तामीर करवाने लगे और 1979 में दुबई में एक बड़ी बिल्डिंग बनाई गई और ऐसे कोई प्रोजेक्ट्स दुबई में शुरू हो रहे थे। 1981 में शेख राशिद इस दुनिया से चले गए। दुबई के मौजूदा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम उन्हीं के ही बेटे हैं और जो दुबई हम आज देखते हैं उसकी तरक्की में शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम का ही दिमाग है। उन्होंने दुबई में ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाना शुरू कर दी और 40 ही सालों में दुबई का नक्शा बदल डाला। उन्होंने दुबई को एक सहरा से ग्लोबल बिजनेस हब बना दिया और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बना डाली जो आसमान से बातें करती हैं। 1980 में सिर्फ एक ऊंची इमारत दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में मौजूद थी, मगर आज 917 इमारतें दुबई में मौजूद हैं जो अपने आप में एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। दुबई में 15% मकामी लोग रहते हैं जबकि 85% फॉरेनर हैं। 85% फॉरेनर्स में इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, श्रीलंकन, नेपाली और फिलिपाइनी शामिल हैं। दुबई अब एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका हुआ है जहां पर पूरी दुनिया से हज़ारों टूरिस्ट घूमने के लिए आते हैं। दुबई पुलिस मुजरिमों को पकड़ने के लिए दुनिया की महंगी तरीन गाड़ियाँ इस्तेमाल करती हैं, जिनमें फेरारी, लैम्बोर्गिनी, ऑडी और बेंटली शामिल हैं। दुबई में पाम जुमेरा दुनिया का सबसे बड़ा इंसान का बनाया हुआ आयरलैंड है जिसमें अलग अलग विलाज हैं। दुबई मॉल दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग मॉल है जिसमें टोटल 1200 शॉप्स हैं। दुनिया में वाहिद 7 स्टार होटल भी दुबई में मौजूद है जिसको बुर्ज अल अरब कहा जाता है। ये मसनूई जजीरे पर बनाया गया है जिसमें एक दिन का खर्चा 1000 से 15,000 अमेरिकी डॉलर आता है। मोहम्मद बिन राशिद चाहते थे कि दुबई में डिज्नी लैंड भी हो जो अमेरिका में मौजूद डिज्नी लैंड से भी बड़ा हो, मगर डिज्नी लैंड ने मोहम्मद बिन राशिद को मना कर दिया तो मोहम्मद बिन राशिद ने दुबई में डिज्नी लैंड से भी आला तरीन इंडोर एडवेंचर पार्क खोल दिए जिनमें एक IMG वर्ल्ड ऑफ लेजेंड है।
جس میں ایک وقت میں 20,000 سے بھی زیادہ لوگ لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ دبئی ایئرپورٹ دنیا کے 10 بڑے ایئرپورٹس میں شمار ہوتا ہے اور دنیا کے بیزی ایئرپورٹس کی لسٹ میں تیسرے نمبر پر آتا ہے۔ برج خلیفہ دنیا کی سب سے بڑی عمارت ہونے کا اعزاز رکھتی ہے جو کہ دبئی میں واقع ہے۔ دنیا کی تیز ترین لفٹ برج خلیفہ میں واقع ہے جو 18 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے چلتی ہے۔ دنیا کی بلند و بالا مسجد بھی اسی ٹاور میں واقع ہے۔ دوستو اب بات کرتے ہیں دبئی کے شیخ محمد بن راشد ال مختوم کے الٹرا ریچ لائف اسٹائل کے بارے میں۔ ایک شخص جس نے اپنی محنت کے ذریعے اپنے شہر کو ماڈرن سٹی بنا دیا ہو اور پوری دنیا کے لوگوں کے لیے عیش و عشرت کی جگہ بنا دی ہو تو سوچو اس کا پرسنل لائف سٹائل کیسا ہوگا۔ دوستو سی ای او ورلڈ میگزین کی ایک رپورٹ کے مطابق دبئی کے رولر 4 ارب US کے مالک ہیں۔ یہ تو تھا ایک آفیشیل فیگر، مگر دبئی کے شیخ کی دنیا بھر میں اگر ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ پراپرٹیز کے بارے میں بات کریں تو یہ $14 بلین کی رقم بنتی ہے۔ ظاہر ہے دوستو جتنی موٹی رقم جس شخص کے پاس ہوگی اس کا خرچ اور لائف سٹائل بھی اسی طرح کا ہوگا۔ اگر دبئی کے شیخ کے کار کلیکشن کی بات کریں تو ان کے پاس دنیا کی مہنگی سی مہنگی ترین کار موجود ہے جس میں رائل رویس فینٹوم، رائل رویس گھوسٹ، بگاٹی ویرون بیگاسو اور نیو ڈیول 16 شامل ہیں۔ لیکن ان کو اکثر مرسڈیز G63 میں دیکھا جاتا ہے جو شاید ان کی فیوریٹ ہو۔ گاڑیوں سے اگر ہٹ کر بات کی جائے تو آفیشلی شیخ محمد بن راشد دبئی میں واقع زبیل پیلس میں رہتے ہیں۔ یہ 150 ایکڑ کا رقبہ کئی چھوٹے چھوٹے محلات سے بھرا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ 2 پرائیویٹ آئی لینڈ بھی شیخ محمد کے پاس موجود ہیں۔ ان میں ایک آئی لینڈ جمیرہ بیچ جبکہ دوسرا آئی لینڈ پام جمیرہ کے پاس موجود ہے جن میں ہر وقت پرائیویٹ یوٹس موجود رہتی ہیں۔ اس کے علاوہ دبئی کے شیخ کے پاس ایک سپر یوٹ بھی موجود ہے جس کو دبئی یوٹ کا نام دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شیخ محمد کے کئی اور پراپرٹیز انگلینڈ اور اسکاٹ لینڈ میں بھی موجود ہیں جن کو انہوں نے تھرڈ پارٹی کے تھرو بائی کر رکھا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق 1 لاکھ ایکڑ زمین ان ممالک میں دبئی کے شیخ کی ہیں۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار دیں۔ شکریہ۔